दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है। साइंस एंड टेक ने भी बहुत प्रोग्रेस इन रिसेंट ईयर्स में किया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी नेचुरल कैलेमिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा ये एक ऐसी चीज है जिसका जवाब हम इंसानों के पास आज भी नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर फेल हो जाती है। आए दिन हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो नेचुरल है जिसका कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जो इंसानों ने खुद से क्रिएट किया है। आज हम लोग समझेंगे कि जो रीसेंट फ्लड्स हम लोग को बहुत सारी स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, खास करके इस मानसून सीजन में हम लोग को उत्तराखंड में फ्लड्स देखने को मिला, हम लोग को असम में फ्लड्स देखने को मिला, और अभी रिसेंटली पंजाब में फ्लड्स देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 4 दशक में पंजाब में ऐसा फ्लड नहीं आया था। तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्यों इंडिया में लगातार ऐसे फ्लड्स आ रहे हैं, क्या है इसके पीछे का रीजन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने टैक्स पर बनाया था, भारत में किस तरह की टैक्सेशन होती है, टैक्स के रिलेटेड हर चीजों को हमने कवर किया था, उस वीडियो पर आप लोगों ने लगभग 22,000 व्यूज हमें दिया है, जो मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। वो इसलिए क्योंकि हमारी वीडियोस कोई रील्स या 60 सेकंड की जनरली वीडियोस नहीं होती है। हमारी वीडियोस जनरली 20 से 30 मिनट की होती है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए, जो कि रील्स में नहीं की जा सकती है। तो उस ड्यूरेशन के वीडियो पर अगर 22-23 हजार व्यूज आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको एज ए अचीवमेंट लेता हूँ और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। बस आप लोग इसी तरह लर्न करते रहे, इसी तरह अपना प्यार, अपना जो भी आपका फीडबैक है कमेंट्स में आप लोग जरूर दें। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भी अपने कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। कोई आपकी राय हो, कोई आपकी फीडबैक हो, हम लोग कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, पढ़ाने में क्या सुधारा जा सकता है, ये सारी चीज़ों को आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं हो पाए। तो चलिए आज की इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्लड्स इन इंडिया। इन पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरह का बाढ़ पंजाब में आया है। और बेसिकली बाढ़ क्या होता है, जब अनकंट्रोल्ड वे में वाटर जो है अपना जो वाटर लेवल है उसको तोड़ करके जब पानी जमीन पर आने लग जाती है, जब वो जमीन पर आती है और वहां पर एक्यूमुलेट होने लग जाती है, तो उसको बाढ़ कहते हैं ना। इससे क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और लोगों का जान माल का भी नुकसान होने लग जाता है। क्रॉप्स जो होता है वो बर्बाद हो जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती है, बहुत सारा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो बाढ़ बेसिकली हो गया जब पानी का जमावड़ा हो जाता है ना, जब पानी रिवर बेड को छोड़ करके लैंड की तरफ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पानी एक्यूमुलेट हो गया कि वो लैंड की तरफ आ जाती है। डैम्स वगैरह को भी हमको खोलना पड़ जाता मजबूरी में। 40 सालों में ऐसा बाढ़ नहीं आया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बाढ़ आया है इससे लगभग 1,000 विलेजेस जो है, 1,000 गांव लगभग प्रभावित है। और अगर आप लोग इसको ऐसे समझे तो हेक्टर में देखा जाए तो 61,273 हेक्टर की जमीन जहां पर फसल लगी हुई है वो लगभग समझ लिए बर्बाद हो गई, वो बर्बाद हो गई। अब झारखंड में हम लोग जनरली हेक्टर वगैरह यूज नहीं करते, ये तो मैथ्स का टर्म है। तो आप समझिए इसको 1 हेक्टर में लगभग 79 से 80 कट्ठा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख करके बताया आपको, 79 से 80 कट्ठा होता है। तो यदि आप इसको हेक्टर से गुना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग हम लोग 48 लाख कट्ठा का बात करें। तो ये 48 लाख कट्ठा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्केल पर ये जो है तबाही वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग को फ्लड्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है, आखिर हम लोग को क्या रीजन है कि फ्लड्स को पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, फ्लड जो होता है ना उसे बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख करके बताया है। देखिए फ्लड से क्या क्या चीजें इंपैक्ट होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर इंपैक्ट होता है। अब खेती बाड़ी जो है वो चौपट हो जाती है, जिस जहां भी खेती बाड़ी हुआ हुआ था, जहां पर भी क्रॉप्स लगा हुआ था, जैसे कि पंजाब में बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, आपको पता होगा, शुगर कैन, चावल, मैजा, शुगर कैन, चावल, मैज, ये सब हम लोग पंजाब में सबसे ज्यादा उगाते हैं ना। और ये सब पूरे इंडिया में भी सप्लाई की जाती है। तो अब आप समझिए, यदि ये सब का सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर एग्रीकल्चर का सारा लैंड इस पानी में बर्बाद हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है चीजों की दाम बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा और लोगों का डिमांड तो उतना ही रहने वाला है फ्यूचर में। तो डिमांड तो उतना ही है और सप्लाई घट गया है। आप ही बताइए, नॉर्मल इकोनॉमिक्स, अगर डिमांड यहाँ पर है और सप्लाई यहाँ पर है, सप्लाई मीट ही नहीं कर पा रहा डिमांड को, तो क्या होगा, दाम चीजों का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दाम बढ़ जाएगा, तो महंगाई देखने को मिलेगी। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले तो डिस्ट्रेस आ जाता है। दूसरा, सप्लाई चेन देखिए बाधित हो जाती है, ऑब्वियसली बात है सप्लाई चेन भी बाधित हो जाती है। क्यों नहीं होगी सप्लाई चेन बाधित, क्योंकि सप्लाई चेन भी बाधित हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई चेन मतलब आप समझ रहे हो ना, हर स्टेट आज के दिन में दूसरे स्टेट पर निर्भर रहता है ना। जैसे हर देश दूसरे देश पर निर्भर होता है किसी न किसी चीज के लिए। जब भी हम लोग देखते हैं किसी दो देशों में युद्ध होता है तो क्रूड ऑयल के दाम वगैरह बढ़ने घटने लग जाते हैं ना। क्यों, क्योंकि आजकल सारा देश एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। उसी तरह हमारे देश में भी, एक देश में भी राज्य जो होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। एक राज्य अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, उसको हमेशा दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है बहुत सारी चीजों के लिए। तो इससे क्या होता है, मान के चलिए पंजाब से हम लोग चावल ले रहे हैं, तो पंजाब वाले हम लोग से जूट ले रहे हैं या शुगर कैन ले रहे हैं या कुछ भी ले सकते हैं
ना, जो हमारे एरिया में अच्छा होता है और हम लोग उनको देते हैं, और जो उनके एरिया में अच्छा होता है क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग उनसे लेते हैं। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन दो स्टेट के बीच में भी चलता रहता है। इसी वजह से ना आपको पंजाब का भी चीज आपको अपने झारखंड में भी देखने को मिल जाएगा, झारखंड का भी चीज आपको दूसरे स्टेट में देखने को मिल जाएगा। बट अगर ये सारा चीज प्रॉब्लम होता तो ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, तो एग्रीकल्चर को तो लॉस होगा ही होगा, सप्लाई चेन हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये प्राइजेस दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई आ जाती है, क्यों? क्योंकि सप्लाई बाधित हो गया है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है चीजों का दाम बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, मान के चलिए बिल्डिंग बनाई, रेलवे बनाई है ना, मेट्रो बना रही है, ब्रिज बना रही है, रोड्स बना रही है, ये सारा बर्बाद कहीं ना कहीं हो जाता है, फ्लड्स में ये सारा चपेट में आ जाता है। बहुत बार तो फ्लड्स अगर जोर का रहा तो तोड़ भी देती है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है सरकार का। और ये सरकार के पास जो पैसा जाता है, ये हम ही लोग का टैक्स का पैसा है। मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था टैक्स हम लोग क्यों भरते हैं और हम लोग को भरना क्यों जरूरी है ना। वो टैक्स का पैसा आम जनता का ही बर्बाद हो रहा होता है, सरकार को फिर से वहां पे खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारा रीजन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस का। इसके अलावा जान माल का नुकसान तो ऑब्वियस सी बात है होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया लगभग 30 लोगों की मृत्यु हो गई है इस फ्लड में, और अभी बहुत सारे रिपोर्ट आने बाकी होंगे। अभी फ्लड है, अभी एनडीआरएफ की टीम वहां पर जाएगी, अच्छे से सारा जायजा लेगी। जब रेस्क्यू वगैरह हो जाएगा और फ्लड कम हो जाएगा तब शायद पता चलेगा एक्चुअल फिगर कि कितने लोगों की जान गई। इसके अलावा घर वगैरह जो बर्बाद हुआ, मवेशियों को जो परेशानी हुई है, बहुत सारे जानवरों का जो डेथ हुआ होगा, वो सब तो अभी काउंट ही नहीं किए हम लोग, है ना। तो देखिए कितना सारा प्रॉब्लम्स हो जाता है जब भी फ्लड्स वगैरह आती है। तो ठीक है, ये हो गया फ्लड्स का क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं फ्लड जो है वो क्यों आती है, फ्लड जो है वो पंजाब वाले एरिया में क्यों आई है। तो चलिए मैं आपको पहले एक बार मैप में दिखा देता हूँ। मैप में दिखा देता एक्चुअली मेरे साथ क्या हो गया कि ये वीडियो को मैंने अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया था, बट मैं स्क्रीन शेयर ही अपना करना भूल गया था, जिसकी वजह से ये सारी स्क्रीन ही शेयर नहीं हो पाई थी। तो मुझे अभी फिर से इसको री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद आपको ये सारा चीज लिखा हुआ मिल रहा होगा, क्योंकि ये हम री रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा है हिमालय। ओके, ये वाला एरिया में हमारा है पूरा हिमालय पर्वत, ये वाला पूरा एरिया में हमारा है हिमालय पर्वत, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा पूरा हिमालय, ठीक है ना। ये है हमारा हिमालय। ओके, हिमालय वाला रीजन से बहुत सारी नदियां निकलती है। ये तिब्बत से होते हुए क्या होता है, हिमाचल प्रदेश के रास्ते जाती है और फिर पंजाब के रास्ते होते हुए अरब सागर में इधर आकर के गिर जाती है। ये इसका नॉर्मल पाथ होता है नदियों का, बहुत सारी नदियों का। तो अब आप समझिए, इसीलिए अभी हालिया दिनों में आपको हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी आपको बहुत जगह आपको बाढ़ देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये नदियां उत्तराखंड से भी होते हुए कुछ पंजाब के रास्ते अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे आपका हिमाचल है, और यहाँ पर आपका पंजाब है। देखिए ये तीनों नदियां बिल्कुल क्या बोलते हो आप, हिमालय के नीचे है ना। तो आपको समझना होगा, पहला तो स्लोप, पहला क्या है यहाँ पे स्लोप, इसलिए यहाँ पे नीचे आइए, मैंने यहाँ पे नीचे सारा पॉइंट्स को लिख करके भी रखा है। सबसे पहला टोपोग्राफी में क्या हो जाता है, टोपोग्राफी ये नेचुरल फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए फ्लड दो रीजन से आते हैं, एक नेचुरल एक मानव निर्मित। तो नेचुरल जो है वो है टोपोग्राफी की ये एरिया का लोकेशन ही ऐसा है कि जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड्स आती है, क्योंकि लो लाइंग एरिया आप ही समझिए ना, एक पहाड़ इस तरह से और पहाड़ के बाद जो एरिया यहाँ पर रहेगा, अगर कोई चीज यहाँ से बह करके आ रही होगी तो अभी सी बात है यहाँ वाले एरिया को इम्पैक्ट तो करेगी ही करेगी ना। नॉर्मल दिनों में तो चलो वो सही रहता है, लेकिन जब मानसून भी चल रही है तो मानसून में ऐसे ही पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो रीजन लो लाइंग एरियाज में होंगी, जो रीजन लो लाइंग एरिया में होंगी वो सबसे ज्यादा सफर करेंगी। तो आपको समझ में आया, पंजाब ऐसे जगह पे लोकेशन ही वहां पर इसका ऐसा है कि यहाँ पर फ्लड्स आने के चांसेस रहते हैं ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और रीजन है जहाँ पे फ्लड्स आने के बहुत चांसेस रहते हैं, वो है यहाँ आसाम वाला रीजन। देखिए ये वाला एरिया, यहाँ पे आ जाए नॉर्थ ईस्ट में, आ जाइए आसाम, यहाँ भी फ्लड्स बहुत आता ही रहता है, हर 2-3 साल में आता है। उसका रीजन रहता है ब्रह्मपुत्र नदी। जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी टर्न मारती है और बांग्लादेश की तरफ घूमती है, तो यहाँ पर असम में जिसकी वजह से फ्लड्स आता है। तो असम में भी फ्लड्स आपको इसी वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है, यहाँ पे प्लेन एरिया। अचानक से जब शिवालिक खत्म हो रहा है, यानी कि हिमालय का एरिया खत्म हो रहा है, तो ये ढलान वाले एरिया में पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आया किस तरह से हिमाचल के रास्ते पंजाब में नदियां जाती है और फिर वहां पर बाढ़ आती है। तो अभी देखिए पंजाब के बारे में एक और चीज जानिए, पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लैंड ऑफ 5 रिवर्स है, 5 नदियां यहाँ पर बहती है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स को कहा जाता है पंजाब, 5 नदियां बहती है। कौन कौन सा नदी है ये, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं।
चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास और सतलज, जो आपका जाकर के पंजाब में बहती है। अब इसमें खास है रवि, ब्यास और सतलज। रवि, ब्यास और सतलज हमारे पंजाब में, भारतीय पंजाब में बहती है, और चेनाब और झेलम जो है वो आपका पाकिस्तान वाले पंजाब में बहती है। तो अभी जो बाढ़ इंडिया में आई है पंजाब में, वो बेसिकली रवि, ब्यास और सतलज की वजह से आई है। ये तीनों नदियों का पानी जो है वो ओवरफ्लो किया है, जिसकी वजह से आपको बाढ़ जैसा हालत आपको पंजाब में देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली रवि, ब्यास और सतलज की वजह से ये तीनों नदियां भी उफान पर है। ये तीनों नदियां अपने लेवल से ऊपर बह रही हैं, ठीक है ना। सतलज जो है वो आपका तिब्बत के पास से निकलता है। सतलज जो है वो आपका तिब्बत के पास से निकलता है, और तिब्बत के पास से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब की ओर घुसता है, ठीक है ना। रावी जो है वो रोहतांग पास से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश की ओर जाते हुए पंजाब की साइड आता है। और ब्यास जो है वो ब्यास जो है वो ब्यास कुंड से निकलते हुए फिर से वो हिमाचल प्रदेश जाता है और फिर पंजाब की ओर आता है। तो यानी कि ये तीनों नदियां कहीं ना कहीं पंजाब की ओर आती है। तीनों नदियां कहाँ आती है? पंजाब की ओर आती है। और जिसकी वजह से पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर बुलाया था। और तीनों नदियां, ये बड़ी नदियां हैं, और ये अभी वाटर लेवल इनका हाई है, जिनकी वजह से आपको पंजाब में फ्लड्स देखने को मिल रही है। तो एक तो नेचुरल फैक्टर हो गया इनका टोपोग्राफी, जहां पर ये लोकेटेड है। दूसरा हो गया इनका 5 रिवर जो यहाँ से बहती है। इसके अलावा भी छोटी मोटी नदियां बहती है, लेकिन उसके बारे में हम वो भी नहीं जानेंगे। मेन ये 5 नदियां यहाँ पे बहती है। तो ये दो रीजन तो हम लोग को समझ में आ गया, ये दो बड़े बड़े रीजन है जिसकी वजह से पंजाब में अभी हम लोग को फ्लड देखने को मिल रहे हैं। और क्या रीजन है? और क्या रीजन है? मानसून। जी हाँ, मानसून। मानसून यानी कि आप लोग सब, हम लोग जान रहे हैं कि इस बार मानसून समय से पहले भी आई है, और हद से ज्यादा भी बारिश लाई है। तो इस बार का मानसून बाकी सालों के मानसून के मुकाबले ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा वायलेंट है, जिसकी वजह से इस बार वाटर लेवल भी ज्यादा राइज की है, और जिसकी वजह से आपको अभी रिसेंट बहुत सारे एरियाज में फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा रिवर सिस्टम हम लोगों ने जानी है। रिवर सिस्टम यानी कि यहाँ पर 5 नदियां हैं, इनका एक अलग रिवर सिस्टम बनता है, जिसकी वजह से आपको पंजाब में अभी ये फ्लड्स देखने को मिले। ये सब तो नेचुरल है, नेचुरल यानी कि कुदरती है। देखिए इस पर हमारा ज्यादा कोई रोल नहीं है। पंजाब उस एरिया में ही है जहां पर वो है, तो ये हम लोगों ने वहां पर थोड़ी ना रखा है उसको, वो कुदरती है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मानसून पे भी हमारा कंट्रोल बेसिकली नहीं है। 5 नदियां वहां से बहती, इसमें भी हमारा कंट्रोल बेसिकली नहीं है। तो ये सब ऐसी चीजें जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजों की वजह से फ्लड्स आ रहा, तो ये हमारे कंट्रोल के बाहर की चीजें है ना। हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं उस पर हम लोग आते हैं। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखिए जो फ्लड्स आती है ना, वो एक तो नेचुरल होती है ना, जो कुदरती होती है, जिसपे हम लोग का कोई हाथ नहीं है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट हम लोग ह्यूमन मेड भी फ्लड्स बहुत लाते हैं। जैसे अभी आप ही कमेंट में बताइएगा कि ये जो फ्लड्स आई है, ये सिर्फ नेचुरल वजह से आई है या ह्यूमन मेड वजह से भी आई है? आप लोग का भी मैं कमेंट जानना चाहूंगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो देखिए ह्यूमन मेड एरर्स क्या होती है? सबसे पहले डैम्स, मैं आपको बताऊं। पंजाब में पंजाब में लगभग 14 डैम है। पंजाब में लगभग 14 डैम है, और ये 14 में बड़े डैम की बात कर रहा हूँ। छोटे डैम तो बहुत सारे हैं। पंजाब में लगभग 14 डैम है, और मैं सिर्फ बड़े डैम की बात कर रहा हूँ। छोटा डैम इससे भी ज्यादा। अब देखिए कौन कौन सा डैम है पंजाब में। जैसे यहाँ पर देखिए रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम है। फिर आपका जाकर के भाखड़ा है। फिर आपका पौंग डैम है ना, जो कि ब्यास पे है। भाखड़ा सतलज पे है। रंजीत सागर आपका रावी पे है। तो इतने सारे डैम्स है। अब देखिए डैम तो जनरली होता है फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, ये हम लोग सब जानते हैं। बट क्या होता है, बहुत बार ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है। जब बहुत बार ऐसा होता है कि डैम्स में भी पानी हद से ज्यादा भर गया है, तो ऑल ऑफ ए सडन वो पानी को रिलीज करना पड़ता है। और जब वो ऑल ऑफ ए सडन पानी को रिलीज करते हैं, तो जो गांव लो लाइंग एरिया में आती है, उनमें भी बाढ़ आती है। वो गांव को बहा करके ले जाती है बहुत बार, ये लो लाइंग एरियाज में जब पानी को खोला जाता है। तो ऐसे तो डैम्स हम लोग बनाते हैं फ्लड से बचाने के लिए। बट बहुत बार जब इतना ज्यादा पानी हो जाता है, और जब हम लोग उसको खोलते हैं, तो बहुत बार नीचे लाइंग जो गांव होते हैं वो भी बह जाती है। तो हम लोग की वजह से भी एक तरह से ये बाढ़ का सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है ना। दूसरा डिफोरेस्टेशन, ये तो टोटली मानव निर्मित है। डिफोरेस्टेशन में होता है पेड़ों का कटाई जो हम लोग करते हैं, जब हम लोग पेड़ पौधा को काटते हैं। देखिए पेड़ पौधा जो होता है वो क्या करता है, वो पानी का फ्लो का मूवमेंट को रोकता है। जैसे आप समझिए इसको ऐसे, यदि आपको मैं बोल दूं कि एक ऐसा जगह पर आपको गाड़ी चलाना है जहां पर आप समझिए ना कि ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी बहुत ज्यादा है, तो अभी सी बात है आपका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्सीडेंट नहीं तो हो जाएगा। और वहीं यदि आप एक सन्नाटा एकदम सपाट रास्ता में बाइक चला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो वही बात होती है पानी के साथ। जब हम लोग पेड़ लगाते हैं, पेड़ ज्यादा रहता है, जंगल ज्यादा रहता है, तो क्या होता है, फ्लड्स अगर आती है ना, तो फ्लड्स की स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि पानी जाकर के टकरा रही है पेड़ से, तो उसको एक अवरोध मिल रहा है कि नहीं, उसको एक अवरोध मिल रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, क्योंकि उसको एक काउंटर में कोई फोर्स मिल रहा है, जिसकी वजह से उसका स्पीड रिड्यूस हो जा रहा है कि नहीं। पेड़ लगा हुआ तो पेड़ से जब पानी टकरा रही तो स्पीड में ड्रास्टिक फॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन में भी ना आए,
है ना। गांव का गांव शायद ना बहे, लेकिन जब डिफोरेस्टेशन हम लोग कर देते हैं तो आपको समझना होगा वही पानी का रफ्तार कोई रोकने वाला नहीं है, तो आराम से सपाट जमीन में और स्पीड में बहती है। जब और स्पीड में बहती है तो obvious सी बात है, बहुत बार ऐसा होता है घरों को बहा करके ले जाएगी, पेड़ों को, अगर कमजोर कोई पेड़ है तो उसको भी गिरा करके ले जाएगी, क्योंकि उसको बचाने के लिए कोई है ही नहीं ना, स्पीड को रिड्यूस कौन करेगा, है कि नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड रिड्यूस होगा, लेकिन वो नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने पेड़ भी बहुत काटा है। इसका अलावा वेटलैंड्स, वेटलैंड्स का जो हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन किया, वेटलैंड क्या होता है, चलिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ वेटलैंड्स का। वेटलैंड होता है दलदली क्षेत्र, देखिए ये सारा दलदली क्षेत्र है, जहां पर देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारा जानवर पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं ना, ये सारा दलदली क्षेत्र में बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी भी होता है। लेकिन इंसान देखिए, इंसान अपना घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग इन चीजों को भी काटते हैं, है ना, काटते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। जब हम लोग इन सारी चीजों को अपनी अपनी फैसिलिटीज के लिए काटते हैं तो अभी से बात है हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो अभी से बात है जब फ्लड्स वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आम हो जाती है ना, क्योंकि हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से देखिए, अब जो बारिश का पानी होता है, जो फ्लड्स होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, अगर वेटलैंड्स रहेगा तो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, सूख जाएगा, सूख लेगा। बट जब ये सारा चीज रहेगा ही नहीं, यहाँ पर मान के चलिए घर बन गया या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना दिए, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा कि यहाँ पर पानी को सोखने के लिए कुछ होगा ही नहीं। आप ही समझिए ना, ग्राउंड में पानी जल्दी सूख जाएगा, लेकिन वही आप जमीन में पक्का में पानी डालिए तो वो नहीं सूखेगा, उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ता है सुखाने के लिए। क्यों? ये ग्राउंड में सूखने का कैपेसिटी होता है, पक्का में वो कैपेसिटी नहीं होता है। इसीलिए यदि वो नेचुरल चीज है तो पानी को सोख लेगा, लेकिन वही हम लोग अगर मॉल, बिल्डिंग, टाइल्स वगैरह लगा करके घर बना दिए तो अभी से बात है पानी का ड्रेनेज, पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसके वजह से फ्लड्स जैसी सिचुएशन बनती है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। ये है डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना। देखिए, जब पेड़ों को काट देते हैं तो जमीन बिल्कुल बंजर बन जाती है, तो कोई अवरोध करने वाला नहीं रहता है ना, जिसके वजह से फ्लड्स का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर लास्ट है सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी कि वही है कि जो मानव अपने लिए घर वगैरह बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पेड़ों की कटाई वगैरह ये सब करते हैं, तो उसकी वजह से जो फ्लड्स वगैरह आती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल भी है और ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड में मतलब ये हम लोग से कहीं ना कहीं जो फ्लड्स है उसका जो हम लोग स्पीड है, रफ्तार है या इंटेंसिटी है, वो हम लोग बढ़ा देते हैं डैम्स बचाने के लिए, बट बहुत बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। डिफोरेस्टेशन जो हम लोग कर रहे हैं, पेड़ों को जो काट रहे हैं उसकी वजह से भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। जो वेटलैंड्स को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, है ना, जो नेचुरल एब्जॉर्प्शन करती है पानी का, उसको भी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो नेचुरल बैरियर भी खत्म हो गया जो रोकती थी। जंगलों को हम लोग काट रहे हैं, सेटलमेंट, हम लोग इंसान कहीं भी घर बना रहे, कोई प्लान्ड वे में नहीं बना रहे, अनप्लान्ड है हमारा सारा स्ट्रक्चर, अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड मीन्स क्या होता है, अनप्लान्ड है हमारा सारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड है मतलब कि कोई प्लानिंग नहीं किया हम लोग, किसी भी तरह कहीं पर भी बनाए जा रहे हैं, ये सारा चीज हमारा क्या है, अनप्लान्ड है। यानी कि कोई भी चीज का प्लानिंग नहीं है, सारा चीज बिल्कुल एब्रप्ट तरीके से बनाए जा रहे हैं, ना प्रॉपर ड्रेनेज देखते हैं, ना प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर देख रहे हैं, है ना। तो अगर जब तक हम लोग रास्ता नहीं देंगे चीजों को तब तक कैसे होगी, ये सारी चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल करके ये फ्लड जैसी चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देती है, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है आजकल बहुत सारी स्टेट्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलते हो फ्लड से क्यों आती है ना। यहाँ पर भी मैंने पीपीटी में बताया है, अर्बनाइजेशन यानी कि लोग जो अपना घर मकान बना रहे हैं, डिफोरेस्टेशन जो पेड़ वगैरह काट रहे हैं, और जो बैड प्रैक्टिसेस हम लोग का है, उनकी वजह से यह सारा फ्लड आ रहा है। आई होप यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया। हम लोगों ने नेचुरल भी समझा कि क्यों पंजाब और असम ये सब एरिया में, अभी उत्तराखंड में भी देखने को मिला फ्लड्स, क्योंकि ये लोग ऐसे रीजन में आते हैं, टोपोग्राफी इनका ऐसा है जहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। बट ये सिर्फ नेचुरल बोल देना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड भी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारे फ्लड्स के लिए, ठीक है। और ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो हम लोगों ने ओवरऑल सारी चीजों को समझ लिया, सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया। एक बार लास्ट में आप लोग को बताना चाहूंगा कि एमर्स एमर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और होम ट्यूशन जैसी फैसिलिटीज मधुपुर एरिया में अवेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है क्वालिटी एजुकेशन आप लोग को मिलेगी, आपके बच्चों को मिलेगी। आप हमारे डेमोज तो देख ही रहे हैं, आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं फेसबुक वगैरह पे। तो कोई भी जानकारी हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी। यदि आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज सीखने को मिली इस वीडियो से तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखिए, नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी जो लोग इंटरेस्टेड है इन सारे कंटेंट्स में उनको शेयर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। और अपने जो भी आपकी फीडबैक्स होती है, क्वेरीज होती है, उसको कॉमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि हम लोग को भी पता चले कि हम लोग इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और आप लोग को क्या नहीं समझ में आया। और जैसा कि मैंने आपको बताया
कि लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार देखने को मिला। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने लगभग 22,000 लोगों ने देखा, जो कि काफी बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है। अगर आपने भी अभी वो वीडियो नहीं देखा तो वो टैक्स रिफॉर्म की वीडियो अभी भी फेसबुक पर ही है, वो उसको आप भी देख सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। फिर से नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे और फिर से कुछ अच्छी चीज अगले क्लास में सीखेंगे।